आदाब नाजरीन, सियासी टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने टॉलीवुड में अपने म्यूज़िक के ज़रिए सारे शायकीन मौसीकी का दिल मोह लिया और उनकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही जो गुलाबी। हालिया दिनों उनकी एक डायरेक्शन में फिल्म बनी जिसका नाम एक्स रोड है, वो भी बात हम करेंगे। मेरी मुराद है हैदराबाद के एक ऐसे मंझे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर प्लस डायरेक्टर जिनको आप और हम शशि प्रीतम के नाम से जानते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शशि प्रीतम साहब से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी हो रही है शशि भाई, आपने वक्त निकाला इस शो के लिए, अपने दिल की बातें बताने के लिए। जी जी। और सियासत के व्यूअर्स सभी को मेरा आदाब नमस्कार। आज कुछ ऐसे बातें करेंगे जिससे कुछ मेरे बारे में, कुछ म्यूज़िक फील्ड के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में कुछ आप पूछिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप आ गए हैं तो हमें पूछना ही पड़ेगा। गुलाबी का जो रिकॉर्डिंग हुआ, शायद वो अब ऑफिशियल रिकॉर्ड में है या नहीं, जो भी है, अच्छा, इट इज़ द फर्स्ट फिल्म रिकॉर्डेड इन हैदराबाद। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो जो मेन जो फिल्म स्टूडियो जो बना था रामानायडू जी का, अब वो हाईटेक था पूरा, मतलब वो टाइम में जो बहुत मतलब करोड़ों का स्टूडियो था वो, और वो स्टूडियो में पहला रिकॉर्डिंग ये मूवी का था। क्या बात है। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारक कि आप इस शो के ज़रिए ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो शशि भाई, सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो ये कि म्यूज़िक से जुड़ना या फिर म्यूज़िक डायरेक्शन में आना, ये इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा मंसूबा था आपका? नहीं, वैसे सोचा समझा तो नहीं था, एक तरह से इत्तेफाक ही है। मगर हर चीज़ के लिए अब जब बचपन में हम तो नहीं ले सकते डिसीजन अपने करियर के बारे में, तो बचपन में तबला सीखने के लिए मैं वो टाइम पे मैं एक्चुअली पैदा हुआ था कलकत्ता में। अच्छा। कलकत्ता से बाद में मतलब 11-12 साल की उम्र में यहाँ पे आ गए थे हैदराबाद। ओके। तो जब मैं 7 साल का था तो हमारे मतलब वालिद फादर उन्होंने मुझे तबला सीखने के लिए वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। वहाँ से शुरुआत हुई ओके। म्यूज़िक के साथ जो मतलब जुड़ना हुआ। अच्छा। वैसे मुझे तबला में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। अब वो मुझे मतलब जैसा स्कूल में भेजते हैं वैसा जाके, अब वो बोलते हैं संडे के दिन जाना, और नींद में जाता था मैं। अच्छा। मैं बच्चा था, उतना मतलब इम्पोर्टेंस मालूम नहीं पड़ा था। मगर 10 साल की उम्र में हमारे फादर गुजर गए। अच्छा। उसके बाद पता नहीं था, उसके बाद मेरे जो भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने एक छोटा सा ऐसा, मतलब इससे भी बहुत छोटा, मेरे ख्याल से इतना था वो। अच्छा। इतना था वो, एक छोटा सा कैसियो जैसा एक इंस्ट्रूमेंट ला के दिए थे। उस ज़माने में तो अपने को कुछ इम्पोर्टेड शॉप्स में मिलता था वो, बिल्कुल, तो ला के देते वो, ऐसा मतलब बजाने का इंस्ट्रूमेंट है। बस पता नहीं वो इंस्ट्रूमेंट से इतना लगाव हो गया मेरा। वहाँ से जो शुरू हुआ मेरा म्यूज़िक के साथ, जो यकीन मानिए मुझे वो टाइम पे मेरा कुछ 11-12 साल का की उम्र में कम से कम दिन में 14 घंटे मतलब
14, 15, 16 पता नहीं अच्छा। मुझे। मम्मी कभी सोने के लिए बुलाते थे, मैं सोता था, देखता था वो सो गए, चलो फिर उठो जाओ फिर। अच्छा। तो ऐसा कुछ मुझे मतलब एक अटैचमेंट हो गया। मैं शायद फादर नहीं थे मेरे साथ, तो शायद कुछ ऐसा कुछ मतलब खाली खाली लग रहा था मुझे। वो टाइम पे ये म्यूज़िक के साथ मेरा जो जुड़ गया है, बस अभी पता नहीं है अभी 45 साल हो गए। क्या I'm बात into this now. Yes. तो यानी आपका वो जो बाज है वो जी। तो खैर अधूरा का अधूरा रहा, लेकिन कैसे जो प्लेयर था उसके जरिए आपकी मोहब्बत बढ़ी और फिर कुछ ना कुछ अटैचमेंट आपके पिताश्री का भी रहा है जी जी और आपके जहन में वो चीज़ें पल रही थी। जी। तो उसके बाद शशि भाई हमें ये बताइए कि किसी गुरु से या फिर किसी उस्ताद से आपने कुछ तालीम हासिल की? एक ही गुरु के पास गया था तबला सीखने के लिए, अच्छा। और उनसे कुछ नहीं सीखा मैं। क्या बात है। तो अब ये इंटरेस्ट इतना था मुझे कि मैं हर चीज, कहीं कुछ बुक मिल गया मुझे उन दिनों में, तो बुक ला लिया, बुक पढ़ लिया, फिर वो बजा लिया। अच्छा, क्या बात। और कोई बजा रहा है तो जाके वो खड़े हो गया था मैं। या तो टीवी में कुछ प्रोग्राम आ रहा था तो मैं टीवी में देखना शुरू कर दिया, ये कैसा बजा रहा है, इसका अच्छा। उंगली का पोजीशन कैसा है, अरे क्या। हैंड पोजीशन कैसा है, बस इसी में ध्यान था मेरा। वाह। एंड वहाँ से मैं मतलब पूरा मतलब जस्ट ऑब्जर्व एंड लर्न, क्या बात। बस देखना और सीखना, सीखना। बस देखना सीखना, बस मेरे खुद के इंटरेस्ट की वजह से मैं सीखा हूँ। अच्छा। मतलब वही समझ लिया, मैं अगर कोई पाठ पढ़ाएगा तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं खुद से करूंगा। हाँ, खुद से जो करो, भी है। बस जो भी है तो खुद यानी से करो। आप गॉड गिफ्ट ही आपको ये संगीत आपके हाथ आया है, शायद, ऐसे कह सकते हैं हम। सही बात है। बस और क्या। नहीं, वो चीज होनी चाहिए। शायद हो सकता वो चीज आपके पिताश्री को मालूम थी, मालूम था शायद, इसीलिए इसी वजह उन्होंने से। मुझे इसमें भिजाए थे, मगर वो नहीं सिखाया मैं, मगर ये इसमें आ गया मैं। ये सारी चीजें सीख लिया आप, है ना। नहीं, अच्छा था क्योंकि ये कैसियो की वजह से मैं सिर्फ म्यूजिक नहीं मगर म्यूजिक के टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करा था। ओके। 94 में मुझे याद है, 94 में पहले पहले कुछ कंप्यूटर आते थे, तो वो टाइम पे मैं एक एनिमेशन प्रोजेक्ट पे वर्क किया था। अच्छा। सो आई एम ऑल्सो इनटू डिजाइनिंग एंड ऑल दैट। ओहो। सारे ये क्रिएटिव आर्ट्स, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा मेरा नॉलेज आपका है। बिल्कुल। तो ये एनिमेशन करते करते उसी वर्क स्टेशन पे जी। 2 म्यूजिक के सॉफ्टवेयर थे, हाँ। ऑक्टोमेड एंड बार्स एंड पाइप्स। अब साथ में एक काम कर लिया, थोड़ा वो खोला, थोड़ा उसका मैनुअल चेक कर लिया, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा मैं वो सॉफ्टवेयर में चले गया। अच्छा। म्यूजिक के सॉफ्टवेयर में। तो ये 94 से जो मेरा ट्रैवल था, आई वाज मोर इनटू म्यूजिक सॉफ्टवेयर। 91 में अपने नामपल्ली में यहाँ मेरा एक स्टूडियो था, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। अच्छा। हाँ। ओके। तो वहाँ से मैं एक्चुअली शुरुआत हुआ मेरा मतलब करियर का। तो वहाँ से मैं काफ़ी जिंगल्स किया था मैं। आई थिंक आई वर्कड ऑलमोस्ट अबाउट 60-70 जिंगल्स देयर इन माय स्टूडियो टिल 95, जब तक मेरा जो पहला जो गुलाबी का आया नहीं था मेरा, तब तक 5 इयर्स में ऑलमोस्ट अबाउट 70 जिंगल्स किया था मैंने टॉप ब्रांड्स के, अच्छा। टॉप एजेंसीज के साथ काम किया मैं, पैन इंडिया एजेंसीज के साथ। अच्छा। तो आई वॉज मोर इनटू म्यूजिक टेक्नोलॉजी, मतलब साउंड रिकॉर्डिंग हो, उसका इक्विपमेंट हो, ये सारी चीजें आप सीख गए थे? हाँ, Generally? सिर्फ इंटरेस्ट से, बस और कुछ नहीं। अच्छा, क्या बात है। आप वो चीज मुझे दे दो, एक स्क्रू ड्राइवर दे दो, इसको पूरा ओपन करके फिर वापस फिट करके दे देता हूँ मैं। बस रे भाई बस। अच्छा, जिस तरह आपने खुद बताया कि 30 साल मुकम्मल हो गए हैं गुलाबी की म्यूजिक जो हिट हुई, तो ये जो कामयाबी का पहला जायका गुलाबी के जरिए मिला, वो किस तरह हमें बताएं। यही जो काम मैं कर रहा था, जैसा जो जिंगल्स वगैरह किया था, तो एक कंपनी का फैंस थे उसके उनके। अच्छा। तो वो लोग कहीं दुबई में उसका लॉन्च कर रहे थे, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे। तो उसके लिए वो प्रोडक्ट लॉन्च का एक बड़ा इवेंट था, और वो इवेंट का पूरा साउंड डिज़ाइन मैंने किया। हाँ। अच्छा। म्यूजिक एंड साउंड डिज़ाइन। अब वो प्रोग्राम शूट कर रहे थे, रसूल करके एक सिनेमाटोग्राफर है, ओके। उन्होंने शूट किया था वो प्रोग्राम। और ये जो गुलाबी जब स्टार्टिंग स्टेज में था, जब डायरेक्टर कृष्णवंशी उसका मतलब प्लानिंग चल रही थी,
तो रसूल जी जाके उनको बोले कि ऐसा कोई एक नया बंदा है जिसका म्यूजिक मैंने सुना, अच्छा ऐसे कुछ इसमें है जिसमें एंड इट साउंड्स वेरी डिफरेंट, इसको ट्राई करके देखो ना करके उन्होंने उसको एडवाइस दिया था। तो तब जाके वो मुझे अप्रोच करे थे। अच्छा मैं बोला ठीक है भाई, अच्छा है, अगर आप स्टोरी सुनाओ मुझे पसंद आ गया तो मैं कर दूंगा। अच्छा सिंपल सी बात है। और अच्छी लगी मुझे स्टोरी, और जो सॉन्ग के सिचुएशंस भी थे काफ़ी चैलेंजिंग थे, अच्छे थे। तो मैंने बोला लेट मी वर्क ऑन इट। आई वाज जस्ट अबाउट व्हाट 23-24। आपने शशि भाई बताया कि भाई जिंगल साहब कर रहे थे, हाँ जी, और म्यूजिक डायरेक्शन में आना जी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जी लेकिन उसके बावजूद भी आपको टेक्नोलॉजी से इतनी वफ़ियत हो गई थी और सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर चुके थे, जी जी तब आपने वो चैलेंज को कबूल किया। फिर आपने खुद कहानी अच्छी हो, जी किस तरीके से गाने हैं, सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें भापने के बाद आपने कहा कि भाई म्यूज़िक दूंगा। हाँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं, मतलब शायद 5 साल से मैं वही काम कर रहा था ऑलरेडी। अच्छा मतलब फिल्म के लिए काम नहीं किया, अच्छा, मगर आप लेकिन आपके मन में था। हाँ, मगर आप जिंगल बोलो या तब तक तो मैंने एक स्कॉटलैंड के डायरेक्टर के साथ मैंने एक थिएटर शो के लिए म्यूजिक डिजाइन किया था। ओहो हो, हाँ, ये तो 93 वही 94 की बात है। दिस वाज बिफोर गुलाबी। अच्छा ऐसा नहीं कि दिस वाज समथिंग न्यू एंड डिफिकल्ट फॉर मी, मगर काफी काम कर चुका हूँ। नहीं, काम करना अलग बात है, हाँ, लेकिन देखिए फिल्म के लिए काम करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। जी, मैंने वो कभी वैसा नहीं सोचा, मतलब फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ, अच्छा, काम कर रहा हूँ बस काम कर रहा हूँ मैं। काम से मतलब है, क्या बात। आप कुछ भी कर लो गाना लेके, मुझे क्या, आप अगर आप एक सिंगर हो, मेरे पास आते हो अगर कुछ गाना करने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है मैं कर दूंगा। आप अगर वो लेके जाके किसी फिल्म में रखेंगे तो वो तो आपकी नसीब है ना मुझसे क्या लेना देना है। सही बात है, सही बात। तो आप वहां से हिट हो गए तो अच्छा है, अच्छी बात है ना। सही बात है, So that's ये it. बात तो है। चलिए आज हम बात करेंगे म्यूजिक कंपोजर की हैसियत से। जी, आप कोई भी जो गीत बनाते हैं वो सुपर हिट हो, आपके मन में, आपकी सोच में यही होता है, लेकिन कभी कभी गाने हिट नहीं हो पाते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक कंपोजर का मेरा ओपिनियन वो बोल सकता हूँ मैं, वैसे जनरल ओपिनियन तो नहीं बोल सकता, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि एक एक के नजरिया में कुछ अलग 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 होता है। मेरे ख्याल से या मैं जो सोचता हूँ जब एक गाना बनाता हूँ, पहले एक गाना कुछ नया रहना चाहिए, और पहले ये गाना मुझे पसंद आना चाहिए। अगर इफ आई डोंट लाइक इट, आई एम श्योर समवन एल्स विल नॉट लाइक इट। पहले मुझे इट हैज टू पास थ्रू माई क्वालिटी चेक, तो बनाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गाने अपने को पसंद आते हैं मगर किसी को पसंद नहीं आता है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसा, मतलब एक माँ अगर 4 बच्चों को पैदा करे और किसी को 3 बच्चे पसंद आए, एक पसंद नहीं आया, तो माँ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको पसंद करती है ना वो। बिल्कुल, वो तो है। सो फॉर ए कंपोजर ही इज क्रिएटिंग ए सॉन्ग, ये तो अपने मतलब इट इज आवर क्रिएशन, सो वी विल ऑलवेज लव हर एक क्रिएशन को। अपन उतना ही प्यार करते हैं जितना जो हिट हो या फट जो हो, भी है जो भी हो हिट हो या फट हो, जो भी हो, उसको तो उतना ही हम प्यार करते हैं और उतने ही मेहनत से भी हम उसको बनाते हैं। हाँ, कभी कभी होता है एक प्रोडक्ट चलता है मार्केट में, एक नहीं चलती, उसके लिए इट्स अ लर्निंग, दैट्स इट आई थिंक। हाँ, अगर वो कमर्शियली अगर हिट ना हो तो शायद एक बार सोचना पड़ेगा अपने को नेक्स्ट टाइम करने से, अगर कमर्शियली हिट करने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या निकालेंगे, बस उसमें थोड़ा रिसर्च जाएगा। अगले बार शायद थोड़ा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं बस। एक बात है शशि भाई कि जो शायकीन मौसीकी होते हैं, जो आप जिसको म्यूज़िक लवर्स कहते हैं, उनकी जो नफ्स होती है, उनका सुनने का जो ढंग होता है, वो पैरामीटर आप किस तरीके से गेस करते हैं? ये एक्चुअली इट गोज अ लिटिल इनटू द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जैसा अपना एवोल्यूशन होता है, अब जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हर 10 साल में आप म्यूजिक में एक चेंज देखते हुए आ रहे हैं। अभी 1940s का गाना आप जाके आपके पेरेंट्स को सुनाएंगे तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, वो उनको अच्छा लगेगा, मगर
आज के जनरेशन के लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। क्यों? बिकॉज एवरी 10 years there is a complete transformation of the music, the sounding, the speed of the song and so many things. तो जनरेशन टू जनरेशन व्हेन वी आर ग्रोइंग, वो बचपन में जो सुनते हैं ना, तभी जाके आपको अच्छा लगता है वो, एंड इट ट्रैवल्स विथ यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आप याद करो, आप जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में जो साथ में मतलब फ्रेंड्स में जब लाइफ इज़ वेरी हैप्पी एंड मेरी गो राउंड, वो टाइम पे जो गाने आप सुने हैं, जो गाने आप एंजॉय करे थे, आज भी वही गाने आप प्ले करके देखो, आपका मूड बदल जाएगा। मगर आप जब वो गाने प्ले करेंगे तो आपका बच्चा आके बोलेगा डैडी ये बंद करो। आपको लगेगा अरे मुझे इतना अच्छा लग रहा है, उसको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? तो हर 10 साल में जनरेशन गैप एक है। जैसा इन लोगों का सोचने का ढंग अलग है, आजकल के फैशन अलग है, ऐसे ही फैशन के साथ साथ म्यूजिक का फैशन भी बदलता है। तो वो 10 साल में आप देखो, हर 10 साल को देयर इज ए डिफरेंस इन म्यूजिक का। तो मेरे ख्याल से यही होते हुए आ रहा है। तो वो अगर आप म्यूजिक आज के लिए बनाना है तो आज का म्यूजिक सुनो और उसके हिसाब से बनाओ। मैं तो वही बोलूँगा, कोई भी कंपोजर हो, अगर वो उनके टाइप के बनाएंगे तो उनके जनरेशन के लोग जो है वो ही सुनेंगे, आज के लोग नहीं सुनेंगे उसका। लेकिन एक बात है शशि भाई कि आजकल मैचअप का दौर चल रहा है। जो पुराने गाने होते हैं उसको फिर नए गानों से जोड़ दिया जाता है। वो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि कुछ नहीं, हर चीज में आपको मैशअप दिख रहा है। आप जाके अब पहले डोसे में सिर्फ आलू डालते थे, अभी तो वो शेजवान डोसा बना रहे हैं। अब लोग खा रहे हैं, तो खाने दो ना, क्या तकलीफ है? वो तो पैसा दे के खा रहे हैं। तो इसमें भी वही हो रहा है, मैशअप कर रहे हैं, और क्या है? नहीं, मुझे ऐसा अंदाजा होता है शशि भाई आप खाली बैठे हुए हैं, आपके स्टैंड को बोलते हैं भाई जिस तरह आपने डोसे का जिक्र किया, थोड़ा आलू बढ़ा दे, थोड़ा काम करते, मैचअप के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। वही मतलब कुछ कंपोजर जो है आराम से बैठे हैं, जिनको काम नहीं रहता, तो लोग अरे ये करके तो देखें, नहीं, अगर चल जाए। आपके क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, जिसके पास काम नहीं है उसके पास असिस्टेंट क्यों रहेगा? कैसे रहेगा? उसको तनख्वाह कौन देगा? तो नहीं, वो वही मैं नहीं सीखने के मानता हूँ। तो वो खुद कर रहा है वो। अच्छा, वो खुद कर रहा काम नहीं है ना, इसलिए वो खुद कर रहा है। बहरहाल मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपने पहली मर्तबा एक्स रोड के जरिए फिल्म डायरेक्शन का भी बेड़ा उठा रखा है। जी जी। तो क्या म्यूजिक डायरेक्शन में कमी रह गई थी जो आपने डायरेक्शन का टोकरा उठा लिया? नहीं, वैसा कमी कुछ भी नहीं है। मैं वैसे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं थोड़ा मोर क्रिएटिव आदमी हूँ। मैं हर चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, क्रिएटिव चीज़ों में। वैसे जब से मैंने मतलब गाने बना रहा था, गाने लिख भी रहा था, मैंने काफ़ी गाने लिखे हैं, फिल्म्स में भी लिखे हैं मैंने, और साथ में मैं स्टोरीज भी लिखता था वो टाइम पे। ओके। अब इतना है कि वो टाइम पे वो मौका नहीं मिला मुझे। जी। और मौके के साथ साथ जैसा जो आप बोल रहे थे तालीम इसमें, मतलब म्यूज़िक में, जैसा मैं खुद उस पर उतना टाइम स्पेंड किया तो मैंने सीखा है। अब डायरेक्शन सीखने के लिए मुझे कोई गुरु मिला नहीं, तो मुझे सीखने के लिए टाइम लग गया। अच्छा। अब ये म्यूजिक बनाते बनाते थोड़ा डायरेक्शन भी सीखना शुरू किया मैंने। अच्छा। अब वो डायरेक्शन के वो जो पढ़ाई करना था मुझे, तो खत्म हो गया, इसलिए मैं डायरेक्शन में आ गया। बिल्कुल। सिंपल। बहरहाल इसके मुतालिक हम ब्रेक के बाद जी बहुत सारी बातें करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं।
YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रेक से पहले टॉलीवुड का जाना पहचाना नाम शशि प्रीतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी अभी ब्रेक के बाद जुड़ गए हैं एक्स रोड जो हालिया दिनों रिलीज हुई है, उसके प्रोड्यूसर रशी रेड्डी साहब। నా జోలికి నా సినిమా జోలికి ఎవరైనా వచ్చారనుకో సంపుతా, ఒక్కొక్కరిని సంపుతా। रशी रेड्डी साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। हैदराबाद के लोगों को नमस्ते और हमारे हैदराबाद के नाजरीन को सलाम। क्या बात है, बड़ी बोल्ड आवाज़ है। बढ़िया। तो रशी रेड्डी साहब, आप पहली मर्तबा एक्स रोड के ज़रिए प्रोड्यूस किए हैं ये फिल्म, तो आपका जो तजुर्बा है वो ज़रूर बताएं। जी, पहली बात तो मूवी प्रोडक्शन मेरे लिए एक अलग का बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। ये छोड़ के भी मैं बाकी बिजनेस में हूँ, इन्वेस्टर हूँ, जहाँ पे भी मैं ऐसा देखता हूँ कि नए लोगों का और नया जो अलग तरीके का काम करने वाले हैं उनको एनकरेजमेंट दूं, उनके साथ मैं बढ़ूं और उनको भी बढ़ाऊं। तो मैं कॉर्पोरेट में रह चुका हूं, तो कॉर्पोरेट फील्ड में यही कल्चर है कि अपने टीम को ऊपर उभरते हुए देखो और खुद भी उभरो। तो इसी एक्सपीरियंस और इसी ख्याल से मैं मूवी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहा था और मूवी इंडस्ट्री के तरफ मुड़ के देखने के लिए मेरा जो इंटरेस्ट था वो शशि प्रीतम साहब थे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। जैसे गुलाबी का मूवी के गानों के बारे में आपको मालूम है, ये कभी भी ऐसा है कि गुलाबी का एक गाना कहाँ पे सुनाई दिया, अगर कोई आज का बच्चा उसको सुने, अगर उसको मालूम ना हो कि वो बहुत पुराने मूवी का गाना है, तो वो सुनना शुरू करेगा। इंडिपेंडेंटली अगर उसको सुना दो, उसको पसंद आएगा। कोई यूथ का काम ले लो, जो प्यार, आई मीन दिल से उसका प्यार झलकता है, तो वो प्यार भरी गाने में वो डूब जाता है। क्या बात। तो मेरा बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट रहा है इनके गानों से। तो जब इनके जैसा आदमी, एक दिल का सेंसिटिव आदमी कुछ वेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ अपना टाइम दे रहा है, कुछ नया करने जा रहा है, और ऑलमोस्ट हमारे मूवी में 30-35 नए बच्चों को हमने चांस दिया है, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, कुछ भी हो, तो वो बहुत नज़दीक था मेरे दिल के, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। एंड यकीन मानिए मैं बहुत 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 सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हर एक इस प्रोजेक्ट में लगाया गया हर एक पैसा, हर एक टैलेंट, हर एक इंटरेस्ट, उसका सही हिसाब है और उसका रिटर्न भी हमको मिल रहा है। क्या बात है। मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह आपने शशि प्रीतम साहब की मोहब्बत का जिक्र किया, उनके गानों का जिक्र किया, ये कॉलेज के पीरियड की बात होगी जब गुलाबी आई थी, तो क्या आपने भाभी जी को इनके गाने सुना के थोड़ा अट्रैक्ट तो नहीं किया? तो भाभी जी तो बाद में आई थी, लेकिन तो मैं पहले... खुद गुलाबी का सिनेमा मैं खुद 12 बार देख चुका हूँ। ओहो वो गानों के लिए। तो आई थिंक ये पहली बार रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। अगर मेरे वो कॉलेज के ज़माने के लेक्चरर्स को ये देख रहे तो वो तो परेशान हो जाएंगे, 12 बार कब देखा इसने मूवी। हाँ ये जी, मोहब्बत थी। तो बहरहाल मैं अजराए मजाक बता रहा था, देखिए क्योंकि म्यूजिक कितना ज़बरदस्त था वो कि हर कोई जिस तरह आप 12 बार देखें, कोई मगर आप 50। उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ। जी बताइए। वो टाइम पे आर्चिस के कार्ड्स आते थे, बहुत सारे लवर्स अपने उनको मतलब एक दूसरे को तो कार्ड खरीद के देते थे, मगर जब ये मूवी का कैसेट निकला था तो कई लोग ये कैसेट खरीद के देते थे। ऐसा क्या बात बहुत लोगों है। ने मुझसे मतलब बाद में मिलने के बाद दे शेयर्ड दिस, और तो कई लोग काफी मोहब्बत अच्छा। कर बैठे होंगे हाँ, वो इन भी गानों है। के जरिए, वो भी है। क्योंकि कैसेट जब मिल गई तो बहरहाल वो भी अट्रैक्ट हो गए, बस जी। खत्म। तो बहरहाल आपके गाने थे तो कई लोगों को जोड़ दिए हैं। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि रशी रेड्डी साहब, आज के दौर में एक फिल्म मेकर के लिए प्रोड्यूस करना, फिर नए लोगों के साथ जुड़ना बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो वो किस तरह आप देखते हैं? देखिए, नए लोगों का आज के दौर में ऐसा है कि हर कोई कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर चुका होता है। उसका अंदर का पैशन कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। अगर उस चीज़ को, उस नस को हम पकड़ ले, उसको पहले से समझाए कि हम एग्री करते हैं तुम्हारे स्ट्रगल, तुम्हारे पैशन को, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन अगर दिखाई देगा तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे बर्ताव में, या तुम्हारे डील करने के तरीके में, तो वो आपको बहुत रिस्क है, बहुत गलत करेगा आपके साथ। तो थोड़ा थम जाओ, थोड़ा आराम से सोच के मैच्योरली अपना करियर, अपना टैलेंट पूरा बहुत स्टेबली उसको इस्तेमाल करो। अगर ये मैं उनके साथ कनेक्ट करके अगर उनको बोल सकता हूँ, उनके दिमाग तक पहुँचा सकता हूँ, तो दिमाग के बाद दिल तो रास्ते में आ ही जाएगा। मतलब टैलेंट के साथ उसका एटीट्यूड, ये दो सही रहना चाहिए। जितना भी टैलेंटेड हो आदमी, आप कितने आप केस स्टडीज ले लो, कितने भी सुपरस्टार्स थे कुछ लोग, वो एक स्टारडम आने के बाद बहुत सारे लोगों का ग्राफ एकदम से नीचे गया, सिर्फ एटीट्यूड की वजह से। और तो वैसे तो लोग उनका टैलेंट पसंद करते हैं, इसीलिए वो स्टार बनते हैं, मगर उसके साथ साथ जिसने अपने एटीट्यूड को मतलब एक उस पर एक कायम रखे, कंट्रोल पे रखे हैं, उनको देखो, उनका ग्राफ देखो, उनका करियर देखो, वो हमेशा टॉप में रहते हैं। मैं वैसे मतलब किसी का नाम तो नहीं लूंगा, मगर आप सबको तो पता ही है ये चीज। बिल्कुल। तो क्या यही वजह रही कि आप लोग न्यू टैलेंट को मौका दिया है और फिर एक्सरोट के जरिए ये टैलेंट सामने आए, जिन जिन के पास भी टैलेंट हो या फिर नए चेहरे हो, उनको आपने इंट्रोड्यूस किया है? मैं हमेशा एक ही सोचता हूँ कि मैं जब नया था इंडस्ट्री में, या मैं था ही नहीं जब इंडस्ट्री में, तो किसी ने मुझे मौका दिया था। ओके। अगर उसने मुझे अगर मौका नहीं दिया और किसी सीनियर डायरेक्टर को रख लिया होता तो मैं नहीं रहता ना यहाँ पे आज। तो किसी ने मुझे मौका दिया तो मुझे भी वही काम करना चाहिए फिर से, ताकि मैं फिर से किसी को मौका दूं, तो मेरे वजह से, मेरे जरिए और एक 4 लोग इंडस्ट्री में जुड़े। हाँ, बस यही था मेरा, हमेशा का यही है मेरा फिलॉसफी है और मेरा प्रिंसिपल। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज है, फिल्म बिजनेस जो होता है जी, अगर आप फोकस करें तो जो नाम है वही बिकता है। अब अगर आपकी सोच रखने वाले आ जाएं, नाम के साथ काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम हो तो बिकता है, नाम के साथ साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। बड़ा नाम सिर्फ नाम है, अगर वो फिल्म में काम नहीं है तो नाम मुश्किल है, नाम भी नहीं टिकेगा साहब। तो अगर काम नहीं करोगे या करने का मौका नहीं दोगे आप, तो नाम कहाँ से आएगा? तो मौका बड़ी चीज है, काम या नाम से। लेकिन एक चीज है, देखिए हमारी गुफ्तगू तो और लंबी होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखिए जो लोग सोचने का ढंग है, फिल्म मेकर जितने होते हैं, वो लोग ऐसी जगह अपना इन्वेस्ट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं या फिर फिल्म लॉन्च करते हैं जहाँ पे लोगों का नाम हो या फिर चलती हुई चीज़ हो, उन्हीं के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं। सर, आज जिंदगी में आप देखिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये थोड़ा कुछ बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं बताइए। अब 2 मिनट के मैगी नूडल आ गए, तो अब कौन बैठ के नूडल बनाएगा? तो वो मैगी नूडल खा ले रहे हैं। जो इजी है, जिसमें आपको टर्नओवर जल्दी मिलता है, उस पर ध्यान होता है सबका, मतलब वो साइड जाते हैं सब लोग। व्हेन यू टेक ए स्टार इट इज इजी, पहले दिन उसको साइन अप करो, दूसरे दिन बिजनेस करो। फिल्म बाहर आने से पहले आपका बिजनेस हो गया ना, तो इसीलिए प्रेफर करते हैं कि जब ज्यादा पैसा लगाते हैं तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। अब ऐसा भी नहीं है कि नए लोग कभी आए नहीं, अगर नए लोग नहीं आएंगे तो जनरेशन फिर कैसे बदलेगा? नए हीरोज आ रहे हैं ना, बिल्कुल अभी भी आ रहे हैं ना, नहीं, तो आना भी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। आप मौका दो तो शायद कुछ और होगा। बिल्कुल। एक सवाल है शशि भाई, सोशल मीडिया के इस दौर में, चाहे टॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, बहुत सारा बदलाव आया है, लेकिन हम जो देखते हैं कि टॉलीवुड में उतना खातर खा फर्क नहीं पड़ा। आप क्या मानते हैं, क्या टॉलीवुड की ऑडियंस है
वो सोशल मीडिया के भटकावे में नहीं आएंगे, या फिर क्या रीज़न है कि ये लोग जुड़े हुए हैं, आज भी फिल्म से जुड़े हुए हैं और वो टॉलीवुड की सारी फिल्में हिट होती हैं? नहीं, ये आप हर 10-20 साल में चेंज होता रहा। वो कभी तेलुगु में बहुत बड़े हिट्स हुए, उसको हिंदी में रीमेक किया किसी ने, बाद में हिंदी में हिट्स होने लगे, तब कभी यहाँ पे डाउन था मार्केट। तो ये फ्लक्चुएशंस हमेशा होते रहते हैं, मगर अगर मार्केट आप स्टडी करेंगे तो जो ऑडियंस और फैंस का जो मार्केट है यहाँ बड़ा है बहुत। हाँ, बहुत टॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। टॉलीवुड रहने दीजिए, आप तमिलनाडु जाओ, हाँ। आप कहीं भी जाओ, यहाँ तो हीरो को ये लोग तो गॉड मानते हैं। हाँ, तो उसके वजह से क्या होता है, फिल्म कैसा भी रहने दो, पहला दिन उतना ही भीड़ रहेगा जितना हिट मूवी के लिए रहेगा, क्या? जितना नॉर्मल मूवी के लिए रहेगा। तो ये चीज आपको हिंदी में मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। कितना भी रहने दो, पैन इंडिया में आप ले लो, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो मूवीज बनते हैं, तो ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। कभी एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि अमिताभ जी एक बार ऊटी में कहीं शूट कर रहे थे, जी। सडनली लोग वहाँ पे वो लोग कहीं एक हिल पे थे, तो लोग वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं। इन्होंने सोचा शायद उनके लिए आ रहे हैं। हाँ, देखने से वो रजनीकांत के लिए जी, उनके लिए था। तो ये मैडनेस है यहाँ साउथ में एक फिल्म स्टार के लिए। Okay. और फिल्म के लिए ऐसा मतलब पागलपन या ना आप जो बोलो, जो जुनून बोल है, सकते हैं, हाँ। वो नहीं। पैशन बहुत ज्यादा। पैशन बहुत है, इसके वजह से शायद इधर वो इक्वेशन, अब वो आप सोशल मीडिया रहने दो, कुछ भी रहने दो, मगर मुझे सिर्फ मेरे हीरो को देखना हीरो है। को देखना है। वो फिल्म देखने नहीं जा रहा है, वो एक साल के बाद उसके हीरो को देखने जा रहे हो, तो वो फीलिंग अलग है। आप किसी भी फैन से बात कर लो, अरे मेरा आज कुछ भी हो जाने दो, हर चीज वो मतलब छोड़ देगा, मगर वो फर्स्ट शो के लिए वहां जाके वो खड़े हो जाएगा वो। और शायद यही वजह है कि देखिए साउथ में बहुत सारे फैंस जो टिकट लेने आते हैं, भीड़ भाड़ में धक्का, और सब फिर होता जो है। है खत्म सब- भी हो जाते हैं कई कई। सब चलता है। हाँ, चलता है। सब चलता है इधर, हीरो के लिए सब सब चलता है, बिल्कुल। इसी वजह से तो इसलिए एक्सरोड सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ best, नहीं है, कुछ बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। कुछ नहीं। बहरहाल एक्सरोड के लिए हम बहुत सारी नेक तमन्नाएं, जी। क्योंकि ये फिल्म भी उसी तरीके से चले, जितनी हिट फिल्में हैं वैसे हिट हो रही है। और अब थोड़ा सा स्टोरी के बारे में अगर आपके जो जहन में आया, क्योंकि आपने डायरेक्शन दिया है, तो जी। किस हिसाब से आपने इसको जो डायरेक्ट किया है, और फिर वो थोड़ा सा बताइए। अगर स्टोरी बताना हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना ही पड़ेगा मुझे, मतलब स्टोरी बिल्कुल। खोलना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत इसका पैकिंग खोल के थोड़ा बताना भी पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टेलिंग दैट शायद कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपको। वैसे दिस इज अ क्लासिक ट्रेजेडी, इट्स अ वेरी क्लासिक ट्रेजेडी। एक आर्टिस्ट का लाइफ है, ओके, उसके ये कोई बायोपिक नहीं है, ओरिजिनल कुछ स्टोरी नहीं है इसका, जी। इट्स अ फिक्शन, कंप्लीट फिक्शन। जो एक फिल्म स्टार बनना चाह रहा है ओहो, उसकी कहानी है बस। क्या बात। अब सिंपल, बस खत्म, वो लॉजिक मिल गई तो। एंड इट्स अ क्लासिक ट्रेजेडी। ओहो, बट मूवी वैसे एक थ्रिलर है, एक क्राइम और मिस्ट्री है उसमें, तो बट दिस इज द मेन टॉपिक, सिंपल। रशीद रेड्डी साहब क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, ये आपका फिल्म? जी जी जी, आपने जो इससे पहले एक सवाल पूछा था उसमें जवाब है। आपने पूछा था कि आप अगर बड़े एक्टर्स को नहीं लगाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रोड्यूसर के नज़रिए से। बिल्कुल। तो हमारा मूवी देखिए, इसमें ये पॉइंट भी है, अरे वाह, जो एक्टर का जवाब मिल स्ट्रगल गया। है। हाँ, आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का जवाब आपको हमारे मूवी में मिल जाएगा कि अगर हर स्ट्रगलर को मौका नहीं मिला तो कहाँ तक जिंदगी जा सकती है और कहाँ तक जिंदगी खत्म हो सकती है, या मौका मिल गया तो कितना ऊपर वो आदमी पहुंच सकता है। क्या बात। तो बहुत आपके सवाल का जवाब हमारा बिल्कुल मूवी में मिल गया। नेक्स्ट टाइम नहीं पूछूंगा मैं आपसे। नहीं पूछिए, मगर फिल्म देखने के बाद पूछिए। जरूर, मैं ये फिल्म जरूर देखूंगा,
उसके बाद फिर से आपसे हम गुफ्तगू करेंगे। अभी शशि प्रीतम साहब आपसे, क्योंकि आप तेलंगाना गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ नौजवान जो भी टेक्नोलॉजी से वक्फियत हासिल करना चाहता है, यानी सिनेमा टेक्नोलॉजी में भी आप बहुत अहम रोल निभा रहे हैं, उसके मुतालिक कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं। जी, तो तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ये जॉइंट वेंचर है हमारा, मेरे एकेडमी का। तो जो नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है हाईटेक्स में, वहाँ पे हम ये कोर्स रन कर रहे हैं अंडर नैक, और ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेस है, सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, 3 महीने के हैं, कुछ तो 1 महीने में भी आपको सिर्फ एक क्रैश कोर्स करना है फिल्म मेकिंग में, तो वो भी कर सकते हैं आप। मगर ये सारी चीज़ जो हम वहाँ पे सिखाते हैं, ये तो वो है जैसा मतलब कैमरे का ऑपरेशन हो गया, या वीडियो एडिटिंग हो गया, साउंड इंजीनियरिंग हो गया, या नहीं तो आपको एंकरिंग और डबिंग करना है, जैसे वॉइस ट्रेनिंग हो गया, वैसे वॉइस ट्रेनिंग करते हैं हम। तो ऐसे सारे जो स्किल के जो कोर्सेस है, वैसे कोर्सेस जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, वो सब हम यहाँ सिखाते हैं। और सिर्फ कोर्स सिखाना भी नहीं है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता है। जैसा आज आपका जो चैनल है, जैसा सियासत टीवी है, ऐसे हर चैनल के उनके इसमें ये लोगों को ट्रेनिंग के लिए भिजाते हैं हम लोग एज इंटर्न्स। उसके बाद उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मिलता है, एंड वी ऑल्सो हेल्प देम इन फाइंडिंग ए जॉब। ओके जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो मैं सभी नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि सिनेमा टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से जुड़ी है, शशि प्रीतम साहब की एकेडमी, उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो बहरहाल चलते चलते, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली है इस शो के ज़रिए, चलते चलते इस फिल्म के बारे में कुछ और जो हमसे रह गया है वो आप ज़रूर बताएं। पहले आप या मैं? आप ठीक है, तो मूवी के बारे में तो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। हम तभी बताएंगे जब आप मूवी देख के हमारे पास आइए कि साहब ये क्यों किया, ये सही है, हमें अच्छा लगा, ये गलत है, ये क्यों किया आपने। तो हम बहुत खुश होंगे उससे, दोनों चीज़ों से बहुत खुश होंगे। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि 35 लोगों को, नए लोगों को साहब के प्लानिंग्स के हिसाब से हमने चांस दिया है। हमारे हैदराबाद के नौजवानों में टैलेंट बहुत है, बहुत टैलेंट है। उसको चांस मिलने की ज़रूरत जितनी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चांस हमने उनको दिया है, उनको आप उभरने का मौका दीजिए। आपको जो भी अच्छा लगा उसके बाद में बात करिए, जो भी बुरा लगा उसके बारे में आप फीडबैक दीजिए। तो वो एक बस मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अपने हैदराबाद को, अपने साथ अपनों को ऊपर लेके चलो। बिल्कुल। सो जैसा इन्होंने बोला बहुत सही है। उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ भी बोलता हूँ, सिनेमा देखने के लिए आज आपके पास बहुत अल्टरनेटिव्स है। जैसा कोई थिएटर में जाके देख रहा है, तो कोई ओटीटी में देख रहा है। वैसे ओटीटी में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर थिएटर में जाके सिनेमा देखने का वो अलग ही है। बिल्कुल सही बात। आप साथ में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, साथ में बैठ के मूवी एंजॉय करते हैं। वो माहौल जो है वो आप सिर्फ फोन में बैठ के अकेले अकेले देखेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ, हर एक्टर के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए ये जो सेल्यूलॉइड सिल्वर स्क्रीन होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप वहाँ पे जाके अगर उनका मतलब देखते हैं, अगर वो जो भी उनका काम है देख के, वहाँ पे अगर ऑडियंस आते हैं और उसको वहाँ पे आप लाइक करते हैं, तो ये सोशल मीडिया में जो आप लाखों का लाइक्स जो डालते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा है, करोड़ों लाइक से भी ज्यादा है। एक ऑडियंस भी आके अगर थिएटर में उसका देख लिया आर्टिस्ट का, तो हैट्स ऑफ। सही बात। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। स्पेशली शशि प्रीतम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऋषि रेड्डी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जानिए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।